हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुचि क्लासेज। आज हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्टरिंग, प्रॉफिट लॉस हम आगे देखेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ही पार्ट हैं और साथ में बैलेंस शीट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को समझने के लिए समझना है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो देखिए, कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज यदि कंपनी को चला रहा है तो उसमें तीन तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं। पहला परचेजिंग गुड्स का, दूसरा गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा गुड्स का सेलिंग। ठीक है, यहाँ पे परचेजिंग ऑफ गुड्स डायरेक्ट सेलिंग ऑफ गुड्स में हो सकता है। जैसे आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं और उस पर कुछ प्रॉफिट लेके आप फिर से उसको क्या कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है। और दूसरी एक्टिविटीज़ क्या होती है कि परचेजिंग के बाद आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उससे कोई दूसरी वस्तु बना रहे हैं और फिर उसको मार्केट में आप बेच रहे हैं, ये भी होता है। ठीक है ना, तो ये तीनों के तीनों ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कहे जाते हैं। गुड्स क्या होता है, जिस चीज़ को आप खरीदते ही हैं बेचने के लिए, जिस चीज़ को आप खरीदते ही हैं बेचने के लिए, यानी कंपनी उसी चीज़ का व्यापार कर रही है। ठीक है ना, तो जिस चीज़ का कंपनी व्यापार कर रही है उस चीज़ को बेचने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसको खरीदा जाएगा। उसको या तो डायरेक्ट बेच दिया जाएगा या उसको प्रोसेसिंग करके बेचा जाएगा। तो जिस चीज़ को खरीदते ही हैं बेचने के लिए और जो कंपनी का मुख्य क्या होता है, मुख्य व्यापारिक जो वस्तु होती है, उसी चीज़ को हम कहते हैं गुड्स। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि इन तीनों प्रोसेस के दौरान जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ना, इसको जानने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि दो चीज़ें होती है। एक तो टोटल सेल्स, क्या होता है, टोटल सेल्स, एक तो होता है टोटल सेल्स और दूसरा होता है कि जो सेल किया गया उसका कॉस्ट। टोटल सेल्स में जो गुड्स सेल किया गया, जितना गुड्स का सेल किया गया उसका कॉस्ट। ठीक, टोटल सेल्स और जितना गुड्स का सेल किया गया उसका कॉस्ट। तो टोटल सेल्स यदि जितने गुड्स का को सेल किया गया उसके कॉस्ट से ज़्यादा होता है तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और यदि टोटल सेल्स जितने गुड्स का सेल किया गया उसके कॉस्ट से कम ही रहता है तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मैथ्स में प्रॉफिट लॉस तो पढ़े ही होंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि यदि टोटल सेल्स वैल्यू एक्सीड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देन टोटल सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सीड्स द टोटल सेल्स वैल्यू देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस टोटल सेल्स वैल्यू बराबर ग्रॉस लॉस। ये भी क्लियर? ठीक है ना, आगे देखिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है पिछले साल 2016 में तो डायरेक्ट पूछ दिया है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा है आपसे। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये डायरेक्ट आपसे पूछा है। तो इसको निकालते कैसे हैं? तो पहला है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसको कहते हैं? देखिए, मान लीजिए अभी चल रहा है, अभी के पहले चल रहा था 16-17 का फिनेंशियल ईयर। अभी जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 17-18, 2017-18 समझिएगा। ठीक है, अब 16-17 का जो लास्ट डेट था वो क्या था, 31 मार्च 17। और 17-18 का जो फर्स्ट डेट था वो क्या था, 1 अप्रैल 17, ये था ना। तो 31 मार्च 17 को जो भी उसके पास अनसोल्ड गुड्स थे, जो भी कंपनी के पास अनसोल्ड गुड्स थे, जो बिके हुए नहीं थे, चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे सेमी फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो या फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में हो,
ये तीनों के फॉर्म में जो भी अनसोल्ड गुड्स उसके पास बचे हुए हैं, उन तीनों का जो भी वैल्यूएशन होगा वो 31 मार्च 2017 को 16-17 का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। ठीक है, और यही क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2017 को 17-18 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। समझ में आ गया? इसके बाद बोल रहा है ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मैंने आपको पहले ही बताया है अकाउंटिंग टर्म्स में, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का एक्सपेंस बनेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है ना? अब जो एक्सपेंस मैंने ब्रॉड वे में आपको बताया था वो बन जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी वैसा एक्सपेंस जो गुड्स से संबंधित हो। गुड्स से संबंधित यानी कंपनी जिस चीज़ का व्यापार कर रही है उस चीज़ को खरीदने में, उस चीज़ से किसी अन्य वस्तु को बनाने तक। ठीक है, यानी परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स के बनने तक जो भी खर्चे हो रहे हैं, डायरेक्ट खर्चे उसी में हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और इसके अलावा कंपनी में बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे सैलरी हम दे रहे हैं किसी अकाउंटेंट, यदि कंपनी में कोई अकाउंटेंट है तो वो तो गुड्स को बना नहीं रहा है, वो तो गुड्स को बनाने का काम नहीं कर रहा है, वो तो अकाउंटेंट कर रहा है, अकाउंटेंसी कर रहा है, लेकिन कंपनी उसको सैलरी तो दे रही है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी गुड्स से संबंधित, गुड्स के प्रोसेसिंग में जो खर्चा होगा उससे संबंधित। जैसे उसमें मशीन को चलाने में यदि ऑयल लग रहा है, फ्यूल लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, तो ये सभी खर्चे क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। यदि सामान को परचेज किया जा रहा है, परचेज में जो भाड़ा लग रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, गुड्स को, गुड्स बार बार मैं बोल रहा हूँ, कंपनी जिस चीज का व्यापार करती है उसका। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैंने एक क्लोजिंग स्टॉक, हाँ ये क्लोजिंग स्टॉक तो मैंने आपको समझा ही दिया। यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्रॉस पहले हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या बोल रहा है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दीजिए। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दीजिए। तो यहाँ कितना है, 32, 6, 38 और 4, 42,600। ये हो गया 42,600, 42,600। ठीक है, और इसमें से घटा दीजिए किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये है 7,200। तो 42 - 7 = 35 और 6 - 2 35,400 है ना। 42 में से 7 गया 35 और 600 में से 200 गया तो 400, यानी 35,400 ये बना। तो 35,400 हमारा बना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बोल रहा है निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो टोटल सेल्स में से यदि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, मैंने पहले बताया है कि टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा दीजिएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा। तो टोटल सेल्स कितने का है, तो सेल्स है 62,500 का, लेकिन रिटर्न उसमें से कितना हो गया है 500। तो टोटल सेल्स बन गया हमारा 62,000 का, 62,000 का बन गया, 500 रिटर्न हो गया ना। अब देख लीजिए इसमें क्या बन रहा है, घटाने पे कितना आ रहा है, 62 - 35 हो गया 27 और 27 में से 400 गया 26,600। क्लियर, 26,600 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बना। तो ये पिछले साल ये फॉर्मूला आपको पूछ दिया था, अगले साल हो सकता है इस पर न्यूमेरिकल पूछ दे, तो आप इसको याद रखिएगा। न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का नीड क्या है, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस ये बताता है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनके बारे में हमें बताता है, और लॉसेज यदि हो रहे हैं तो आगे लॉसेज ना हो उससे हमें सावधान करता है कि कहाँ पे लॉस हो रहा है, ये भी हमें दिखाता है। ठीक है ना, कहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को कम करने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट यही है, एक लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं और राइट साइड में क्या लिखते हैं, थोड़ा एक नज़र देख लीजिए और मैं एक एक करके बताते चलता हूँ। देखिए इसको लिखने का एक तरीका होता है,
वो तरीका आपको मेंटेन करना है, ठीक है ना, इधर उधर नहीं लिखना है। तो बाएं साइड में आपको लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहला लाइन टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, यदि कि कोई कंपनी इसी साल खुली है तो उसका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, तो नील हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से तो कोई बैलेंस आया ही नहीं है, इसी साल वो खुला ही है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। प्रीवियस ईयर से जो क्लोजिंग स्टॉक आता है वही तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है, तो प्रीवियस ईयर से जब नहीं आया तो ओपनिंग स्टॉक इसका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, सेकंड लाइन में आपको लिखना है टू परचेजेज, और थर्ड लाइन में आपको लिखना है लेस रिटर्न्स, यानी परचेज रिटर्न को घटाना है यहीं पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड, ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ घटा के यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर लिखना है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज में आपको कैरेज इनवार्ड, यानी लाने में जो भाड़ा वाड़ा लगा, फ्रेट, ऑक्टराई, डॉक ड्यूज, है ना, डॉक ड्यूज लगता है ना वहाँ पे जहाँ पानी का जहाज होता है, एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी, यानी कम लाने में जो खर्चा लग रहा है, परचेजिंग में जो खर्चा लग रहा है, इसके अलावा बनाने में क्या क्या लग रहा है, कोल लग रहा है, गैस लग रहा है, वाटर लग रहा है, फैक्ट्री का जो एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये सभी जो है डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको डाटा इसमें इन करना है, जब भी आपको इसमें डाटा एंट्री करना है, तो आपको यही चूज करना है कि कौन सा एक्सपेंस जो है वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट वाले को छोड़ देना है और डायरेक्ट वाले को आपको ले लेना है। क्लियर। राइट साइड में आपको लिखना है बाई, इधर लिखना है टू, और राइट साइड में आपको लिखना है बाई। बाई सेल, सेल कितने का हुआ और सेल रिटर्न कितने का हुआ, उसमें से इसको घटा देना है। क्लियर। तो सेल में से सेल रिटर्न, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिटर्न इनवार्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा लाइन आपको लिखना है बाई क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने कहाँ तक लिखा, यहाँ तक आपको पता है, इधर यहाँ तक आप लिख लीजिए यहाँ, और फिर यहाँ से फिर लिख लीजिए यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक को जोड़िएगा, इस पूरे को जोड़िएगा, ठीक है, इस पूरे को जोड़िएगा और इस पूरे को जोड़िएगा, तो दोनों साइड हो सकता है बराबर ना हो, तो बराबर नहीं होता है उसके लिए लेजर में मैंने बैलेंसिंग सिखाई थी। क्या सिखाई थी कि जिधर बराबर नहीं होगा तो जितने से बराबर नहीं होगा उतना जोड़ देना है। तो मान लीजिए इधर बराबर नहीं हुआ, इधर कम गया, तो इधर जितना जोड़ेंगे तो ये बताएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यानी लेफ्ट साइड में जो जोड़ेंगे तो हमको बताएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और यदि राइट साइड में हम यदि जोड़ के बैलेंस करते हैं तो ये हमारा बताएगा ग्रॉस लॉस, ठीक है। बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा ना, यदि लेफ्ट वाला कम पड़ रहा है तो लेफ्ट में जोड़ेंगे, यदि राइट वाला कम पड़ रहा है तो राइट में जोड़ेंगे। तो लेफ्ट में यदि जोड़ेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा, और राइट में यदि जोड़ेंगे तो ग्रॉस लॉस बताएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। नंदलाल एंड ब्रदर्स का ये दिया हुआ है डाटा, ठीक है। इससे हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट अभी नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसमें से आपको मैंने बताया था कि आपको देखना है ट्रेडिंग अकाउंट का, मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया है कि क्या क्या रहता है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिए हुए हैं, 1/4/2005 लिख दिया, दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक है। परचेज दिए हुए हैं, कैश में भी क्रेडिट में भी कोई बात नहीं है, दोनों ले लेंगे। फ्रेट इनवार्ड, लाने में भाड़ा लगा। वेजेज मजदूरी जो लग रहा है सामान को बनाने में जो लग रहा है मजदूरी, ठीक है ना, लेबर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं सामान को बनाने में, इसलिए वेजेज को लेते हैं हम, ठीक है ना। कैरेज ऑन सेल्स नहीं लेंगे, बेचने में ये लग रहा है। टेलीफोन चार्जेज इनडायरेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। ऑफिस रेंट पेड, यदि फैक्ट्री रेंट यहाँ पे रहता, ठीक है ना, फैक्ट्री रेंट पेड रहता तो हम ले लेते हैं, ठीक है। सैलरीज यदि यहाँ पे रहता वर्कर मैनेजर सैलरी तो ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी में यदि ये डिफाइन रहता है कि वो गुड्स के प्रोसेसिंग में इलेक्ट्रिसिटी लग रही है केवल, तो वहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे नहीं ले रहे, काट दिए हैं। तो जो हमको लग रहा है डायरेक्ट कि यहाँ ये डायरेक्ट है वही लेना है, ठीक है। सेल्स लेना ही है इस साइड में, रिटर्न इनवार्ड लेना ही है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, डिस्काउंट रिसिप्ट बिल्कुल नहीं, क्लोजिंग स्टॉक लेना है, ठीक है। देख लेते हैं इससे कैसे बनेगा ट्रेडिंग। और स्टॉक ले लिए, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ले लिए। उसके बाद मैंने बोला था परचेज, देखिए परचेज में कैश वाला क्रेडिट वाला यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे रहता है परचेज रिटर्न, तो यहाँ घटा देते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं।
फ्रेट इनवार्ड लाने में जो भाड़ा लगा 1800 लगा, वेजेज 4500 का लगा। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे कीजिए। सेल्स 72,000 का हुआ, रिटर्न कितने का हुआ 2000 का, तो 70,000 का सेल्स हुआ, क्लोजिंग स्टॉक 7200 का हुआ, टोटल बना 77,200। अब इधर जोड़ रहे थे तो 77,200 नहीं बन रहा था, इसमें 5100 कम पड़ रहे थे। ठीक है ना, 5100 कम पड़ रहे थे, यानी 72,100 बन रहा होगा। ठीक है, तो वहां पर 5100 को हमको जोड़ना पड़ा। तो मैंने बताया था कि यदि लेफ्ट साइड जोड़ना होगा तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब यही चीज यदि इधर आता तो हम फिर यदि लिखते ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्लियर। एक और देख लीजिए, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस रमन ईरानी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज फॉर द ईयर 31 मार्च। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से लेंगे। ओपनिंग स्टॉक लेना ही है, परचेज लेना ही है, सेल्स लेना ही है, रिटर्न आउटवर्ड लेना ही है, कैरेज इनवर्ड लेना ही है, कैपिटल मैंने बताया है, रेवेन्यू वाला लेना है। अच्छा देख लीजिए, एक चीज बताया नहीं है मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी चीज लीजिएगा तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम वाला नहीं लीजिएगा। ठीक है, जहां पे कैपिटल वर्ड आ जाएगा, या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल इनकम से संबंधित हो, आपको लगता है कि ये एक्सपेंस जो है, ये एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल वाला है, ये इनकम जो है कैपिटल वाला है, तो वो नहीं लेना है। ठीक है, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही यहाँ पे लेना है, रेवेन्यू वाले को ही यहाँ पे लेना है, चाहे वो रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले को ही यहाँ पे लेना है। ठीक है, कैपिटल वाले को नहीं लेना है। कैपिटल रेवेन्यू बताया है, कैपिटल मतलब जिसका इफेक्ट मोर देन 1 ईयर हो, रेवेन्यू मतलब जिसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर हो। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई बिल्डिंग बना दे रहे हैं तो बिल्डिंग तो बन गई है ना, अब वो चल रही है 10 साल 12 साल 15 साल चल रही है, लेकिन बिल्डिंग को हम मेंटेनेंस कर रहे हैं तो मेंटेनेंस तो रेवेन्यू इनकम हो गया ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया ना। बिल्डिंग का मेंटेनेंस यदि कर रहे हैं तो वो हर साल होगा। इस आधार पर भी कह सकते हैं कि कैपिटल वाला जो एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल से जो एक्सपेंडिचर या इनकम होता है वो नॉन रेकरिंग होता है, यानी बार बार नहीं होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या इनकम जो होता है वो रेकरिंग होता है, यानी बार बार हो सकता है, आज भी हो कल भी हो। मेंटेनेंस हो रहा है तो जनवरी में भी हो रहा है, फरवरी में भी हो रहा है, इस तरह से हो सकता है। तो मैंने बता दिया आपको, इसका एक अलग से चैप्टर भी बनेगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या इनकम वाले टर्म को ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में नहीं लेते हैं, इसमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या इनकम वाले टर्म आते हैं। क्लियर है? तो कैपिटल यहाँ पे देख लिए, ड्राइंग नहीं आएगा, इंश्योरेंस नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, सेल्समैन सैलरी नहीं आएगा, सेल्समैन सैलरी है। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस मतलब जैसे सेल होता है तो उसमें ब्रोकर वगैरह होते हैं ना, ब्रोकर के थ्रू सेल हो रहा है तो उसको ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हम लोग बोलते हैं, ये सब नहीं आता है। डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा, डिस्काउंट रिसीव नहीं आएगा, बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा, डेप्टर नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है, तो देख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेजिंग इतना का हुआ, लेस रिटर्न आउटवर्ड 2200 का हुआ ना, कैरेज इनवर्ड 2100, कैरेज इनवर्ड लाने में लगा खर्चा। ठीक है, सेल्स कितने का हुआ, 85,300 का हुआ, क्लोजिंग स्टॉक 28,700 का हुआ, तो यहाँ पे 1,14,000 हुआ, और यहाँ पे 1,14,000 लाने के लिए हमको 30,800 को जोड़ना पड़ा। ठीक है, तो जब लेफ्ट साइड में जोड़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो और यही चीज यदि इधर घट जाता तो यदि हम लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यदि क्रेडिट साइड में हमको यदि करना पड़ता तो। ठीक है ना, तो इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि आपको समझ में आता है तो शेयर जरूर कीजिए, शेयर करने का आपको बनता है, शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइबर तो आप मेरे हैं ही, शेयर कीजिएगा तो जो भी देखेंगे वो सब्सक्राइब करेंगे यदि उनको भी अच्छा लगेगा, और कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है, क्या सुधार चाहिए। हाँ, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, ज़्यादा नहीं है, एक आध दो है, मैं बताऊंगा उसको कहाँ पे मिस्टेक्स हैं और सुधारूंगा वहाँ पे। तो अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं मुझसे, और उसको आपको अपने नोट्स में सुधार लेना है। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट,
रात के 2 बजे मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, गुड नाइट।